आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा बुलडोजर पर बारात की भी है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का एक और बयान सुर्खियों में आ गया। दरअसल उन्होंने कार्यक्रम के दौरान मंच पर काम करवाने को लेकर एक अधिकारी के सामने हाथ जोड़े और कहा कि आप चाहे तो पैर भी छू लेता हूं। नीतीश पटना में गंगा जेपी पथ के तीसरे पेज का शुभारंभ करने पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही नीतीश ने ऐसा कहा तो इस पर प्रोजेक्ट इंजीनियर ने हाथ जोड़ते हुए उनसे ऐसा नहीं करने की विनती की। उत्तराखंड के चमोली में एक भूस्खलन का वीडियो सामने आया। ये तस्वीरें पातालगंगा में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे की हैं, जहां सुरंग के ऊपर ये बड़ा लैंडस्लाइड हुआ जिससे जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। यूपी के आगरा में एक शख्स ने अपनी पत्नी पर जबरन शराब पिलाने का आरोप लगाया। इस मामले में उसने परिवार परामर्श केंद्र में अपील भी की है। इस महिला के पति ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी खुद तो शराब पीती ही है और उसे भी जबरदस्ती शराब पिला देती है। वहीं बताया जा रहा है कि पत्नी ने इन आरोपों को स्वीकार कर लिया है। वैसे इस महिला ने आरोप लगाया था कि उसके पति ने मारपीट की और उसे घर से बाहर निकाल दिया। यूपी के गोरखपुर में एक दूल्हे ने बुलडोजर पर बैठकर अपनी बारात निकाली। दरअसल ये युवक सीएम योगी का मुरीद है। ऐसे में उसने ये अलग तरीका अपनाया क्योंकि राज्य में अवैध निर्माण पर अक्सर बुलडोजर चलाए जाते हैं और इस कार्रवाई को अमूमन सीएम योगी के निर्देश के तौर पर पेश किया जाता है। गुजरात के अहमदाबाद में 4 युवकों को एक स्कूटी से स्टंट करना महंगा पड़ गया। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ तो ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की और इन आरोपियों को हिरासत में ले लिया। वहीं पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि वो सड़क पर खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों की जानकारी पुलिस को दे ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर डेंगू जैसी खतरनाक बीमारी से जुड़ी हुई है जो कि बारिश के मौसम में ही अपने पांव पसारता है। दिल्ली में अब तक डेंगू के 240 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार के साथ महानगर पालिका भी हरकत में आ गई है। एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार अधिकारियों के साथ डेंगू से लड़ाई की तैयारियां परख रही है तो एमसीडी के कर्मचारी घर घर अभियान चला रहे हैं और दिल्ली के कोने कोने तक पहुंचकर मच्छरों के लार्वा की जांच कर रहे हैं ताकि डेंगू के कहर को समय रहते रोका जा सके। लेकिन जिस रफ्तार से डेंगू अपने पैर पसार रहा है उससे बचाव को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। बारिश के मौसम में यूं तो कई संक्रामक बीमारियों का खतरा रहता है, लेकिन राजधानी दिल्ली में इस मौसम में खासतौर से डेंगू अपना पैर पसारने लगता है। इसलिए दिल्ली में अभी से तैयारी शुरू कर दी गई है। एमसीडी से लेकर दिल्ली सरकार ने युद्ध स्तर पर अभियान शुरू कर दिया है। मॉनसून की भारी बरसात के साथ आते हैं डेंगू और मलेरिया और इसी को देखते हुए एनडीएमसी ने अपनी कमर कस ली है और जगह जगह जो है वो अभियान चलाया जा रहा है साफ सफाई का। आप देख सकते हैं इस वक्त हम सेंट्रल पार्क में इस वक्त मौजूद है और एनडीएमसी के कार्यकर्ता जितने भी है वो इस अभियान में शामिल है और किस तरीके से जो कोने कोने में चेकिंग हो रही है पानी की कि किसी भी तरीके का यहाँ पे लार्वा जो है वो मौजूद ना हो। इस अभियान में दिल्ली वालों को डेंगू से बचाव के उपाय के साथ जागरूक भी किया जा रहा है। इस घर घर अभियान में लोगों को मच्छरों के जीवन चक्र के बारे में बताया जा रहा है। अपने घर के आसपास से कूड़ा हटाने की अपील की जा रही है। एमसीडी की टीम घर घर जाकर सार्वजनिक जगहों और स्कूलों में चेकिंग अभियान चला रही है। हर तरफ लार्वा मारने की दवाई डाली जा रही है। साफ सफाई पर जोर दिया जा रहा है। लोगों को और बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। चेकिंग में मच्छर के लार्वा पाए जाने पर कानूनी नोटिस और चालान काटे जा रहे हैं। सबसे पहले हम लार्वा को चेक करते हैं कि लार्वा की प्रेजेंस यहाँ पे है या नहीं है। फिर देखते हैं कि यहाँ पे संभावना है लार्वा होने की या नहीं है। तो संभावना के अकॉर्डिंग हम दवाई डालते हैं। जैसे हम डी लार्वा दवाई डाल रहे हैं यहाँ पे ताकि आने वाले समय में कोई भी मच्छर की ब्रीडिंग यहाँ पे ना हो। हर 3 दिन पर हर उस इलाके की चेकिंग की जाती है जो या तो हॉटस्पॉट है या वहाँ किसी न किसी तरीके से पानी का जमाव होता है। नॉर्मली हम वीक में रिपीट करते हैं, लेकिन जैसे पीक सीजन आता है तो 3 दिन के अंदर हम सेम पॉइंट पे दोबारा से रिपीट करते हैं।
दिल्ली में डेंगू के खिलाफ 8 जुलाई से शुरू हुआ महाअभियान तेजी से चल रहा है। हर एक घर, हर एक कोना चेक किया जा रहा है और पैम्पलेट लगाकर लोगों को बचाव के लिए प्रेरित किया जा रहा है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के खिलाफ एनडीएमसी का घर घर अभियान जारी है और आप देख सकते हैं किस तरीके से एनडीएमसी अपनी टीम जो है पूरी लेकर आई है और काम कर रही है। किसी भी घर जाके इस तरीके से जो है वो चेक किया जा रहा है कि जैसे कूलर होते, कूलर में पानी किसी तरीके का पुराना ना हो या मच्छर का किसी तरीके से लार्वा ना हो, तो उस चीज का ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ ये पैम्पलेट स्टिकर पेश किए जा रहे हैं कि कूलर की सफाई टाइम टू टाइम यहाँ पे समय समय पर की जा सके और इस तरीके से आप देख सकते हैं पानी को चेक किया जा रहा है एनडीएमसी द्वारा। एमसीडी के अधिकारियों के मुताबिक नगर निगम के सभी स्कूलों के बच्चों को डेंगू होमवर्क कार्ड दिया गया है, जिसके तहत बच्चे साप्ताहिक तौर पर अपने घरों में गमले में जांच करेंगे कि पानी इकट्ठा होने की वजह से कहीं मच्छर पैदा होने की संभावना तो नहीं है और उसका पूरा ब्यौरा कार्ड में लिखकर स्कूल में जमा करेंगे। बच्चों को भी बाकायदा एक होम कार्ड दिया जाता है जिससे बताया जाता है और बच्चे भी इसमें रुचि लेते हैं और वो करते हैं कि भाई किस तरीके से डेंगू की रोकथाम करनी है। बच्चों को बाकायदा एजुकेशन क्लास दी जाती है एनडीएमसी की तरफ से। रुक रुक कर होने वाली बारिश से जल जनित बीमारियां यानी डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा पैदा करती है, इसलिए डेंगू से बचाव में सावधानी का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसलिए घर के आसपास या घर के अंदर भी पानी न जमा होने दें। गमलों, कूलर, रखे हुए टायर में पानी भर जाए तो उसे तुरंत निकाल दें। साफ सफाई का इन दिनों में खास ख्याल रखें। कूलर में अगर पानी है तो उसमें केरोसिन तेल डालें, इससे मच्छर पनपने की संभावना कम हो जाती है। पानी की टंकियों को खुला न छोड़ें, अच्छी तरह ढक कर रखें। फुल स्लीव और पैरों को ज्यादा से ज्यादा ढकने वाले कपड़े पहनें। बच्चों को मच्छर से बचाने वाली क्रीम लगाकर ही बाहर भेजें। घर के आसपास जो मच्छर ब्रीड करते हैं उनकी ब्रीडिंग स्पेस ना हो, पानी इकट्ठा ना हो, घर में इकट्ठा ना हो, कूलर में इकट्ठा ना हो, छत पे इकट्ठा ना हो, आसपास कहीं भी नहीं इकट्ठा हो, तो उसको प्लीज मेक श्योर कि वो पानी स्टैग्नेंट नहीं, ताकि मच्छर उसमें ब्रीड ना कर पाए। फिर भी अगर कहीं ऐसी जगह है तो आप एमसीडी में इन्फॉर्म कर सकते हैं, मच्छरों की दवाई डलवा सकते हैं। पर्सनल लेवल पे आपको मच्छरों से बचाव करना होगा। कोशिश करें स्कूल भेजते समय बच्चों को फुल क्लोथ्स पहनाएं और मॉस्किटो रेपेलेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई बीमारी के लक्षण है, मान लीजिए बुखार है, बॉडी एक है, डायरिया है या बॉडी में रैशेस हैं या किसी तरह की कमजोरी आ रही है, तो कोशिश करें घरेलू इलाज ना करके तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। मौसम संक्रमण वाला है। इस मौसम में कई तरह के वायरस और बैक्टीरिया भी पनपते हैं, तो जल जनित रोग भी होते हैं। लेकिन इस मौसम में सबसे ज्यादा दिक्कत डेंगू जैसी बीमारियों को लेकर होती है। इसलिए आपको बताते हैं कि डेंगू के लक्षण क्या हैं। मसल्स और जॉइंट्स में पेन, सिर दर्द, बुखार, शरीर में दर्द, चक्कर आना, उल्टी जैसा महसूस होना। अगर किसी को भी डेंगू जैसे लक्षण नजर आते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डेंगू होने पर ज्यादा से ज्यादा पानी और पेय पदार्थ का सेवन करें। हल्का और सादा खाना खाएं। बिना डॉक्टर की सलाह लिए दवाएं न लें। अगर दिल्ली में डेंगू के मामलों की साल दर साल बात करें तो दिल्ली में इस साल 1 जनवरी से अब तक अभी तक 240 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। बारिश से डेंगू के मामलों में जुलाई के अंत तक डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी होने की आशंका है। अगर पिछले साल यानी 2023 की बात करें तो इस साल 7000 से ज्यादा डेंगू के मामले सामने आए थे, जबकि 2022 में 4000 से ज्यादा लोग डेंगू के शिकार हुए थे और 2021 में 9000 से ज्यादा लोग डेंगू की चपेट में आए थे। वहीं 2020 में 1000 लोगों को डेंगू हुआ था। दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम लगातार अफसरों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और तैयारियों को परख रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में डेंगू, मलेरिया या चिकनगुनिया जैसे मच्छर जनित रोग न फैल सकें। अस्पतालों को भी तैयार रहने को कहा गया है। लिहाजा डेंगू और मच्छर से फैलने वाली बीमारियों से खुद सतर्क रहें और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नीट मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रूस के बाद ऑस्ट्रिया में भी जोरदार स्वागत किया गया। वियना एयरपोर्ट पर ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वो होटल पहुंचे जहां भारतीय समुदाय से उनकी मुलाकात हुई। वहीं पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। साथ ही ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर के साथ उनकी द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। पीएम मोदी कुछ ही देर में रात 10:30 बजे वहां भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। वैसे आतंकवाद को लेकर प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती है। मानवता के सामने क्लाइमेट चेंज
और आतंकवाद जैसी चुनौतियों पर भी हमने विचार साझा किए। हम दोनों आतंकवाद की कठोर निंदा करते हैं। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ। इस दौरान हिमाचल प्रदेश की 3, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु की 1-1 सीटों तो उत्तराखंड की 2 सीटों और बंगाल की 4 सीटों पर वोट डाले गए। अब 13 जुलाई को इन उपचुनावों के नतीजे आएंगे। मुंबई के वर्ली हिट एंड रन केस में कार्रवाई तेज कर दी गई। आरोपी मिहिर शाह की कोर्ट में पेशी हुई, जिसके बाद अदालत ने उसे 16 जुलाई तक पुलिस रिमांड में भेज दिया। वहीं जिस बार में आरोपी ने शराब पी थी, वहां के अवैध हिस्से पर भी बुलडोजर चलाया गया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार में मंत्री रहे राजकुमार आनंद बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और बीएसपी में शामिल हुए थे, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक और पार्षद भी बीजेपी में शामिल हुए। सीबीएसई ने साफ कर दिया है कि इस साल सिर्फ 2 ही क्लास का सिलेबस बदला गया है। इसमें तीसरी और छठी क्लास शामिल है। सीबीएसई ने बताया कि इनके अलावा और किसी भी क्लास के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बाकी सभी क्लास में पुरानी किताबों से ही पढ़ाई होगी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 1 हफ्ते में शंभू बॉर्डर खोलने के निर्देश दिए। असल में बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन की वजह से बैरिकेड लगाए गए हैं, लेकिन व्यापारियों ने बैरिकेड से रास्ता रोकने का विरोध किया था, क्योंकि शंभू बॉर्डर बंद होने से उनके कारोबार को काफी नुकसान हो रहा था। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। ऐसा पहली बार हुआ है जबकि आम आदमी पार्टी को भी दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में समन जारी हुआ है। ईडी की चार्जशीट में आरोपी नंबर 37 केजरीवाल हैं और आरोपी नंबर 38 आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी पर आरोप है कि घोटाले के 100 करोड़ में से 45 करोड़ हवाला के जरिए गोवा भेजे गए और गोवा चुनाव में उन पैसों का इस्तेमाल किया गया। कोर्ट ने 12 जुलाई को केजरीवाल को तलब किया है। केजरीवाल पर पहले से ही ईडी और सीबीआई की तरफ से केस चलाया जा रहा है। अब आम आदमी पार्टी का नेता होने के कारण अलग से मुसीबत खड़ी हो गई है। अब तक नेता संकट में उलझते और निकलते रहते थे, पर अब पूरी की पूरी पार्टी घोटाले के आरोप में फंसी है। ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई राष्ट्रीय पार्टी घोटाले की आरोपी बनी हो। ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की है, उसमें पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी शराब घोटाले की आरोपी है। इसी केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में हैं। उम्मीद के मुताबिक ही आम आदमी पार्टी के नेता इस पूरी प्रक्रिया से बौखलाए हुए हैं। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की राजनीति को इतना गंदा कर दिया है कि अब किसी भी राजनीतिक आदमी को आप आर्म ट्विस्ट करके उससे कुछ भी कराने के लिए जो है उसको आमादा कर देते हैं। तो आज देश की राजनीति जो है आज बहुत गंदी राजनीति कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने, और इस तरीके से विपक्ष को खत्म करने की कोशिश की जा रही है कि विपक्ष को इतना कमजोर कर दिया जाए कि देश के अंदर लोगों की आवाज उठाने वाला कोई ना रह जाए। सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं तो लोग कोई ना आवाज उठाएंगे, विपक्ष उठाएगा उनके लिए आवाज। नीट का पेपर लीक हो गया, इसकी आवाज कौन उठाएगा? जनता बेचारी कहां उठाएगी आवाज? विपक्ष उठाएगा उसकी आवाज जो है संसद के अंदर, विपक्ष उठाएगा उसकी धरना देके आवाज। तो वो विपक्ष को कमजोर कर दिया जाए कि जनता के मुद्दों की आवाज ही ना उठ पाए। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल की है, उसमें अरविंद केजरीवाल को घोटाले में किंगपिन और साजिशकर्ता बताया है। चार्जशीट में ईडी का दावा है कि जुटाए गए सबूतों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि आप और अरविंद केजरीवाल की शराब नीति में भूमिका है। चार्जशीट में कुल 38 आरोपी हैं। इनमें 37वें नंबर पर अरविंद केजरीवाल हैं। चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को आरोपी नंबर 38 बनाया गया है।
इसी संबंध में केजरीवाल को कोर्ट ने 12 जुलाई को तलब किया है। ईडी की चार्जशीट में जिक्र है कि आपको 100 करोड़ के किकबैक में से 45 करोड़ का सीधे तौर पर लाभ हुआ है, जो गोवा चुनावों के लिए भेजा गया था। उस 45 करोड़ को हवाला के जरिए गोवा भेजा गया और फिर चुनाव अभियान में इस्तेमाल किया गया। ऐसा पहली बार हुआ है जब आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में समन जारी हुआ है। अब तक तो केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री केस में आरोपी बने थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी का नेता यानी संयोजक होने के नाते भी मुकदमा लड़ना पड़ेगा। इस मुद्दे पर लगातार सियासत हो रही है। आज भी हुई। बीजेपी ने कहा कि शराब घोटाले के मास्टरमाइंड तो केजरीवाल ही हैं। ईडी ने एक बहुत ही डिटेल्ड चार्जशीट फाइल करी है और इसके तहत पता चलता है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी न केवल व्यक्तिगत तौर पर शराब घोटाले में करोड़ों रुपए के किकबैक्स लेने में उनकी व्यक्तिगत भूमिका है, बल्कि ये भी कि वो इस पूरी की पूरी कंस्पिरेसी के किंग पिन हैं। 100 करोड़ रुपए तक के किकबैक शराब घोटाले में लिए गए हैं, जिसमें से सीधा 45 करोड़ रुपए तक के किकबैक्स आम आदमी पार्टी के गोवा इलेक्शन में इस्तेमाल हुए हैं। आम आदमी पार्टी इसमें मुख्य अभियुक्त है, जो ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट है, और आम आदमी पार्टी के नेता के रूप में चाहे वो सौरभ भारद्वाज हो, आतिशी भारद्वाज हो, दुर्गेश पाठक हो या इन सबके सूत्रधार अरविंद केजरीवाल हो। दिल्ली को शराब नीति के मामले में लूटा गया है, दिल्ली में करोड़ों रुपए की चोरी की गई है और इन सबके लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। आम आदमी पार्टी को आरोपी क्यों बनाया गया है, इसकी वजह भी ईडी ने चार्जशीट में बताई है। साल 2012 में राजनीतिक दल के रूप में आप का गठन हुआ। केजरीवाल इस पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। राजनीतिक दल की परिभाषा के अनुसार आप भी व्यक्तियों का एक संघ है। ये पीएमएलए 2002 की धारा 70 के अनुसार कंपनी की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। आप करीब 45 करोड़ रुपए की आपराधिक आय की लाभार्थी है। अपराध की आय का एक हिस्सा 100 करोड़ में से हवाला के जरिए गोवा में 45 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए और फिर आपके चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किया गया। केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी रुपए की आपराधिक आय के उपयोग, अधिग्रहण और छुपाने की गतिविधियों में शामिल है। इस प्रकार वो पीएमएलए 2002 की धारा 3 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी है और पीएमएलए 2002 की धारा 70 के साथ पठित पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय है। ईडी ने चार्जशीट फाइल जरूर कर दी है, लेकिन अब उसे आरोप साबित करने होंगे। अदालत उसकी जांच परख करेगी और फिर उसी के हिसाब से फैसला सुनाएगी। वहीं मुश्किल से 6 महीने बाद दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं। दिल्ली ही केजरीवाल और आपकी राजनीति का असली आधार है और इसी आधार पर चोट हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 427 अंक फिसलकर 79,925 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 109 अंक लुढ़का, ये 24,324 पर आ गया। बैंक, आईटी और मेटल समेत लगभग सभी सेक्टरों के शेयरों में गिरावट रही। सोने की कीमतों में तेजी आई। दिल्ली सर्राफा बाजार में बुधवार को सोना 400 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 75,050 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। चांदी की कीमतें स्थिर हैं, यानी दिल्ली में अभी भी 1 किलो चांदी की कीमत 94,400 रुपए है। चीन की कार मेकिंग कंपनी BYD ने अपनी इलेक्ट्रिक कार अट्टू 3 का अपडेटेड मॉडल भारतीय बाजार में लॉन्च किया। इसकी कीमत करीब 25 लाख रुपए है। कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज होने पर यह कार 468 किलोमीटर की रेंज देगी।
टीवीएस मोटर ने अपनी पॉपुलर मोटरसाइकिल अपाचे RTR 160 का रेसिंग एडिशन भारत में लॉन्च कर दिया। इस बाइक में 3 राइडिंग मोड दिए गए हैं। इसकी कीमत 1,28,000 रूपए रखी गई है। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यूपी के चंदौली में एसपी ने एक नई पहल की है। दावा है कि यहां शिकायतकर्ताओं को तुरंत इंसाफ मिलता है। असल में एक तरफ पीड़ित होते हैं तो दूसरी ओर से थानेदार ऑनलाइन जुड़ते हैं और इन सबके बीच में एसपी समस्या के समाधान पर सवाल जवाब करते हैं। एसपी की इस पहल की इलाके में काफी तारीफ हो रही है। आपका ये परसिया का मामला है। यहाँ जन सुनवाई हो रही है। कोई अगली तारीख नहीं, कोई आश्वासन नहीं। मामला कहाँ अटका है, इसकी पड़ताल यहीं बैठे बैठे हो रही है। मामले का निपटारा शिकायतकर्ताओं के सामने हो रहा है। तस्वीरें यूपी के चंदौली की है, जहाँ पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हर दिन होने वाली जन सुनवाई का अंदाज अब बदल गया है। असल में चंदौली के एसपी आदित्य लांघे ने यहाँ एक नई पहल की है। लोगों की समस्याओं या शंकाओं का तुरंत उनके सामने समाधान हो सके, इसके लिए वो जन सुनवाई से पहले हर रोज आसपास के सभी थाना इंचार्ज को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ते हैं और फिर जिस थाने से संबंधित मामला होता है उनसे शिकायतकर्ता के सामने ही बात करते हैं और मामले पर आगे की कार्रवाई को लेकर निर्देश देते हैं। जो यहाँ पे शिकायतकर्ता आते हैं, जब भी उनसे प्रार्थना पत्र लिया जाता है तो मेरे द्वारा गूगल मीट के माध्यम से सबको ऑनलाइन जोड़ के वीडियो सबका ओपन कराते हुए जो भी शिकायतकर्ता का प्रकरण होता है संबंधित थाना इंचार्ज से पूछा जाता है। सामने सामने जो आवेदक होता है और थाना इंचार्ज आमने सामने, इसमें जो भी अगर थाने पे शिकायत पहले से आई है तो थाने से क्या उसमें कार्रवाई हुई है, शिकायतकर्ता का मेरिट के आधार पे थाना इंचार्ज को डायरेक्शंस दी जाती हैं कि उनके शिकायत प्रार्थना पत्र पे समय से समयबद्ध तरीके से क्वालिटी डिस्पोजल करेंगे और पूर्व में अगर कोई शिकायत आई भी हो तो वो भी सामने बात आ जाती है। इससे एक पारदर्शिता बनी रहती है। एसपी आदित्य की इस पहल का बड़ा फायदा ये हो रहा है कि लोगों में पुलिस की कार्रवाई को लेकर भरोसा बढ़ा है। वहीं किसी भी मामले में पुलिसिया कार्रवाई में भी तेजी आई है। वहीं जिस थाने में शिकायत दर्ज हुई है वहां के इंचार्ज से आमने सामने बात होने से शिकायतकर्ताओं को भी संतुष्टि मिल रही है। कप्तान सर को अपनी फरियाद दिए तो फरियाद पे नजदीकी थाने इंचार्ज को फोन किए, वीडियो कॉलिंग मामला का जांच किए हैं। मामले की जांच करने के बाद उसी पे कार्रवाई की है, जो सही है और जो गलत है उसी पे कार्रवाई की है। बहुत अच्छा है ऐसा सिस्टम, तुरंत जांच कर ले रहे हैं, तुरंत कार्रवाई हो जा रही है। वीडियो कॉलिंग बात की है सर, हमें अच्छा लगा। कार्रवाई सर जो फोन से बतिया रहे थे, अब वीडियो कॉलिंग बात हुआ वो हमें अच्छा लगा। जो हमारी समस्या थी वो समस्या के लिए वीडियो कॉलिंग बात की है। किससे बात किया उन्होंने? इंस्पेक्टर साहब, एसओ साहब से। एसपी आदित्य लांघे का मानना है कि टेक्नोलॉजी और एआई के इस जमाने में ऐसी पहल से प्रशासन में पारदर्शिता आती है और शिकायतों का समाधान जल्दी होता है। साथ ही आम लोगों में पुलिस की छवि भी बेहतर होती है। बहरहाल चंदौली में लोगों के बीच एसपी आदित्य की ये पहल खूब चर्चा में है। उदय गुप्ता, चंदौली, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी मुस्लिम औरतों के हक की। मुस्लिम औरतों की जो कि कानूनी जंग 3 तलाक के खिलाफ शुरू हुई थी, वो लड़ाई गुजारे भत्ते के हक की खुशी तक आ पहुंची। एक बार फिर से मुस्लिम औरतों ने मर्दों से अपना हक हासिल कर लिया है और बता दिया है कि जिस देश के कानून में बराबरी की मर्यादा है, उस कानून के रहते औरतों से उनका हक कोई नहीं छीन सकता, भले ही उस औरत का मजहब कोई भी। दरअसल अब्दुल समद नाम के एक मुस्लिम शख्स ने पत्नी को गुजारा भत्ता देने के तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में शख्स ने दलील दी थी कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर करने की हकदार नहीं है। महिला को मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही चलना होगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल था कि इस केस में मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 को प्राथमिकता मिलनी चाहिए या फिर सीआरपीसी की धारा 125 को।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब मुस्लिम महिलाएं भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार होंगी। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम महिला भरण पोषण के लिए कानूनी अधिकार का इस्तेमाल कर सकती हैं। पीठ ने यह भी कहा कि गुजारा भत्ता कोई दान नहीं है, बल्कि शादीशुदा महिलाओं का हक है। कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा कि धारा 125 सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है, फिर चाहे उनका धर्म कोई भी हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्थिक तौर पर महिलाओं को मजबूत रहना बेहद जरूरी है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों ने मुस्लिम औरतों की दुनिया को बदल दिया है। 3 तलाक से मुक्ति के बाद कानून के रास्ते मुस्लिम औरतें अपने हक की आवाज और भी बुलंद कर रही हैं। कोर्ट से आया आज का ये फैसला मुस्लिम औरतों की आवाज की जोरदार दस्तक है। हमने इस फैसले पर कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। हम उस फैसले का स्वागत करते हैं और ये हम मुसलमानों में सबसे पहले ही ये शरीयन है, क्योंकि अगर कोई किसी को तलाक देता है तो वो उसका जिंदगी भर खर्चा उठाता है, और ये जो फैसला है ये हम मुसलमान महिलाएं इसका स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है इसका हम स्वागत करते हैं, बट ये कि ये जो फैसला है ये पहले से ही इस्लाम धर्म में चला आ रहा है कि तलाक के बाद भी जैसे कि महिला का बच्चा है तो उसका खर्चा तो देना ही होता है और देते हैं, और बाकी जो है जो और फैसला है तो ये हमारे उलमा करेंगे। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ जैसे कि जहेज है या और भी चीजें हैं उस पर भी रोक लगना चाहिए। ये पहले भी था और आज भी है, कोर्ट के हिसाब से भी है कि वो अगर जब तक दूसरी शादी नहीं करती है तो उसके बच्चे की परवरिश, उसकी परवरिश जो है वो उसका शौहर ही उठाएगा जो जिससे उसका डाइवोर्स हुआ है, और जब अगर वो शादी कर लेती है तो उसके पास उसकी ये जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। तो मैं इस कोर्ट के फैसले को समर्थन देते हुए, और ये कोर्ट का फैसला सही भी है बहुत हद तक, शायद यहाँ पे जो डाइवोर्स की जो आगे बहुत सारी लोग डाइवोर्स ले रहे हैं इसमें भी शायद कुछ अंकुश लगेगा, तो मैं इस कोर्ट के फैसले का समर्थन करती हूँ। ये तो हमारे यहाँ शरीयत स्टार्टिंग से कहती है कि महिलाओं को उनका भरण पोषण मिलना चाहिए। जब एक औरत अपने हस्बैंड के साथ एक लंबा पार्ट गुजार देती है, बच्चे पैदा करेगी, जिंदगी गुजारेगी, अगर वो अलग हो जाती है तो ये तो हस्बैंड का फर्ज बनता है कि वो अपनी पत्नी का और बच्चों का भरण पोषण दे। मैं इस फैसले का स्वागत करती हूँ। उनको जिंदगी का ऑक्सीजन मिली है, उनको वो पहले वेंटिलेटर में थी, उनको उम्मीद नहीं थी, क्योंकि थाने चौकी में भी उनका तलाक का मुकदमा ही नहीं दर्ज होता था, तो उनको गुजारा भत्ता का कहाँ से मिले। वक्फ डिपार्टमेंट देता नहीं था, कहता था मेरे पास कुछ नहीं है, जबकि 1986 में कानून पास हो गया था, तो उनको नहीं मिला। वो जाए कहाँ। इसकी लड़ाई जो लड़ी है पिछले साल आदरणीय माननीय न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी के को हमने याचिका दिया था, उस याचिका में उसी टाइम सुप्रीम कोर्ट के मीडिया ने ये बात उठाई थी, तो हम औरतों में खुशी आ गई थी कि कम से कम बच्चों और बीवियों को कहीं ना कहीं न्याय तो देख रहा है, न्यायालय तो देख रहा है और इस बात पे ध्यान दे रहा है। आज ये खुशी मिली है। दत्त के पीरियड तक पहले देने का जो मुस्लिम पुरुषों को ये तक अपनी महिलाओं को अधिकार देंगे, अब सुप्रीम कोर्ट ने उससे भी बियॉन्ड आगे जाकर के 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। पहला कहा कि धारा 125 जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की है, जो बाकी धर्म की महिलाओं को अपने पतियों से गुजारा भत्ता लेने की बात करे जब तक कि उसकी दूसरी शादी नहीं हो, इवन डाइवोर्स वुमेन को भी उनके बराबर कर दिया। तो संविधान की जो मूल भावना है, जो आर्टिकल 14, 25, 15 और 21 जो कहता है महिला और महिला के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, वो उसकी तरफ सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा कदम है। दूसरा, देश भर में जो तमाम महिलाएं रिलीजियस स्क्रिप्चर्स के बेस पर बने हुए पर्सनल लॉ की वजह से उनको जो मेंटेनेंस नहीं मिलता था और बाकी धर्म की महिलाओं को मिलता था, तो उन्हें भी इस केस के बाद, इस जजमेंट के बाद मेंटेनेंस मिलेगा। तीसरी बड़ी बात यह है कि जो ट्रिपल तलाक जैसे जो केसेस के में जो जजमेंट आई थी जिसमें कहा था कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ तलाक हैं, तो वहां पर वो रिलीजियस स्क्रिप्चर से निकले हुए पर्सनल लॉज और खासतौर से कानून द्वारा बनाए गए, उस तरफ भी ये होगा कि जो सेक्युलर लॉज कंट्रीज के हैं वो प्रिवेल करेंगे पर्सनल लॉ के ऊपर। तो एक बात अगर हम देखें तो उसमें भी इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस होगी। इसी के साथ न्यूज वक्त में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।